एकला चलो रे। कहते हैं पूर्वाभास जैसी कोई बात होती है। कई बार जाने अनजाने कई बातें मुंह से निकल जाती हैं, कई घटती हैं तो उस समय महत्वपूर्ण नहीं लगती, परंतु बाद में जब उनके बारे में सोचा जाता है तब लगता है कहीं वह पूर्वाभास तो नहीं था, कहीं कोई शक्ति तो नहीं थी जो बार बार आगाह कर रही थी कि शीघ्र ही जीवन में कुछ अघटित होने वाला है। आफत का कोई पहाड़ टूटने वाला है और नीति तैयार कर रही थी उस स्थिति का सामना करने के लिए। शुरू से मेरी आदत रही कि ठाकुर के कहीं बाहर जाने पर मैं उन्हें स्टेशन या एयरपोर्ट छोड़ने अवश्य जाती थी। यह क्रम कभी टूटा नहीं, पर उस बार पता नहीं क्या हुआ। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में अपने कमरे में ऑफिस के कामों को निपटाने में लगी थी। ये उस समय की बात है जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ा नहीं था। शाम को 5 बजे की फ्लाइट से इन्हें बंबई जाना था। मैं घर पर बोलकर आई थी कि 3 बजे तक अवश्य लौट आऊंगी। काम की उलझन में मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। इन्होंने घर से फोन भी किया पर लाइन व्यस्त थी, सो बात नहीं हो सकी। अचानक 2:45 बजे मुझे ध्यान आया कि आज ही तो ये बंबई जा रहे हैं। मैं सब काम छोड़कर घर पहुंची। ठाकुर घर से निकल चुके थे। घर ऐसा खाली खाली लग रहा था जैसे कहीं कोई खुशी ना हो। सब स्तब्ध था, केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हुई, एक ऐसी बेचैनी जैसी मैंने कभी इसके पहले महसूस नहीं की थी। दिल डूबा जा रहा था। एक ऐसी हुक उठी कि अभी इसी समय उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मन को समझाया भी कि आज उम्र के इस दौर में ऐसी बेचैनी किस काम की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी गाड़ी सामने खड़ी थी, किंतु एक तो मैं चलाना नहीं जानती थी, दूसरे गाड़ी की चाबी भी पता नहीं कहाँ रखी थी। एयरपोर्ट पहुंचना नामुमकिन था। तभी मेरी एक सहेली सुनीता आ गई। मेरी परेशानी देखकर उसने कहा, चल मैं तुझे एयरपोर्ट पहुंचाए देती हूँ। मुझे याद आया गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी तो मेरी अलमारी में है। उसे निकाला। तेज रफ्तार से हम एयरपोर्ट पहुंचे। तब तक ठाकुर अंदर जा चुके थे। अब क्या हो सकता था? सारी दौड़ बेकार हुई। पर तभी मायूसी में याद आया कि जरूरी बात है, कहकर क्यों ना नाम अनाउंस करवा दूं। वैसा ही किया और समय होता तो अपनी इस हरकत पर मैं शायद स्वयं ही हंसती, पर उस समय पता नहीं क्या हो गया था मुझे। एक खालीपन, कड़वा कसैला स्वाद जैसे मेरे सारे वजूद पर हावी हो गया था। खैर, ये बाहर आए। मैंने शुभ यात्रा कहा। मेरी भावनाओं को ये बखूबी जानते थे। खुद भी शायद वैसा ही कुछ महसूस कर रहे होंगे। मुझे कुछ नहीं कहा, हंसते हंसते विदा ली। भरे किंतु तृप्त मन से मैं लौट आई। रास्ते में सुनीता बोली, शादी के इतने वर्षों के बाद भी आपकी ये बेचैनी देखकर बड़ा मजा आया। दूसरी घटना बंबई में घटी। उस बार हम साथ ही बंबई गए थे। लौट रहे थे तब। एयरपोर्ट पर चेकिंग कराकर लाउंज में बैठे थे। अचानक ये उठे और अभी आता हूं कहकर चले गए बाथरूम की ओर। काफी देर हो गई। फ्लाइट का एक अनाउंसमेंट भी हो गया। बोर्डिंग के लिए तैयार मुसाफिरों की भीड़ भी कतारबद्ध हो गई, पर ठाकुर का कहीं पता नहीं। मैंने एयरपोर्ट पर नजर दौड़ाई, कहीं दिखाई नहीं पड़े। अब तो मुझे आशंका हुई, कहाँ गए, क्या हो गया, क्यों नहीं आए। तभी एक परिचित मिले। उनसे कहा कि अंदर जाकर देखें। वहां भी उन्होंने देखा। एक पल के लिए जिंदगी थम सी गई। तभी देखा, दूर नजर दौड़ाकर तो एयरपोर्ट के एक कोने में दूर दूसरी ओर ये बैठे हुए थे।
उस दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने उलाहना दिया, ऐसा क्या हो गया? मुझे बताए बगैर यहाँ इतनी दूर बैठे हो? फ्लाइट भी अनाउंस हो गई। ये कुछ बोले नहीं। मुझे लगा कहीं खोए हुए हैं। आंखें उठाकर मुझे ऐसे देखा जैसे कहीं दूर चले गए हों। उस दृष्टि में एक अजब सा पथराया सूनापन था, जैसे किसी पीड़ा की मूक आवाज। मैं तो घबरा गई। पूछा, तबीयत तो ठीक है? दूसरे ही क्षण हंस पड़े। बोले, मैं तो ऐसे ही इधर आकर बैठ गया था, कहीं कुछ भी तो बात नहीं है। बाद में भी बहुत देर तक सोचती रही, बार बार इनसे पूछती रही। मैंने सोचा ऑफिस की कोई उलझन होगी, पर ऐसी भी क्या उलझन जिससे मुझसे ये बांट नहीं सकते हैं। फिर बात आई गई हो गई। आज सोचती हूं तो लगता है दोनों घटनाएं शायद आगाज थी उस अंजाम की जो होने को था, बिलगांव और बिछुड़न की तैयारी जो अनजाने ही घटित हो रही हो। वैसे इन्हें इंट्यूशन या पूर्वाभास हो जाता था, शायद वैसा ही कुछ हुआ होगा, पर इस बारे में कभी कुछ इन्होंने कहा नहीं। इधर एक अंतर अवश्य आया था कि नकारात्मक बहुत बोलने लगे थे। मैं सदैव से पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखती हूँ, इसलिए यदि कुछ नेगेटिव बोलते भी तो मैं टोक देती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। 16 जनवरी 1989 हमारे विवाह की वर्षगांठ थी। सदैव की भांति एक छोटी मोटी पार्टी रखी गई। महफिल जमी अच्छी खासी। सभी मित्र आए। सारा ड्राइंग रूम फूलों की खुशबू से भर गया। उत्सव का सा माहौल था। संगीत की लहरें उठ रही थीं। सुखमय जीवन सौंदर्य को भरपूर समेटने की अभिलाषा मन में जन्म ले रही थी कि अचानक ठाकुर बोल पड़े, अगले साल से अपने विवाह की वर्षगांठ नहीं मनाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने टोकते हुए कहा। इन्होंने उत्तर दिया, अगले साल से अमित के विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे। मैंने फिर भी कहा, अपनी भी मनाएंगे और उसकी भी। आज भी उनका ये वाक्य कानों में सीसी की तरह घुला हुआ है। उसी दिन रात्रि में किसी का फोन आया। हम लोगों को दूसरे दिन सुबह ही पहली फ्लाइट से बंबई जाना था। फोन शायद किसी मित्र का था। उसने कहा, कल तुम बंबई मत जाओ। इन्होंने पूछा भी, क्यों? तो उसने उत्तर दिया, ऐसे ही कह दिया, बाद में चले जाना। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा भी कि जब टोक दिया है तो नहीं जाते हैं। इन्होंने कहा, पागल हुई हो, टिकट वगैरह आ चुके हैं, टोकने टाकने से कुछ नहीं होता है। पर मेरा मन आशंकित हो उठा। मैंने फिर भी कहा, हर काम आदमी अपनी खुशी के लिए नहीं करता, दूसरों की खुशी के लिए भी करता है। यही जिंदगी के इम्तिहान हैं। पर ये माने नहीं और मैं जिद कर नहीं पाई। दूसरे दिन सुबह हम एयरपोर्ट के लिए निकलने लगी तो इन्होंने बाई से, जो हमारे यहाँ काम करती थी, कहा, सोफे आदि पर कवर डाल दो। सोफा नया पिछले दिन ही बनकर तैयार हुआ था। उसका पेमेंट भी ये बढ़ई को कर चुके थे, पर कुछ बाकी था। रात को 12 बजे पार्टी खत्म होने पर जब ये चेकबुक लेकर बैठे तो मैंने कहा भी, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा पेमेंट बाकी है, आकर दे देना। किंतु इनका कहना था, गरीब आदमी है, पता नहीं उसे क्या जरूरत हो। हम कहीं भी जाते पर हमारा घर सदैव खुला रहता था। कभी ताला हमने बंद नहीं किया, ना ही सोफे आदि कवर किए। मुझे सफेद चादरों से ढके फर्नीचर बड़े मनहूस लगते हैं। वैसे ये कभी इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे, पर उस दिन जाने क्या सूझी तो सोफे को कवर करने की बात बोल गए। घर से निकलने लगे तो ड्राइंग रूम से निकलते निकलते बोले, इतने मन से सोफा बनवाया, उस पर बैठ भी नहीं सके। मैंने फिर कहा, ऐसा क्यों बोलते हो, कौन हमेशा के लिए जा रहे हैं? 4-5 दिन बाद आएंगे तो बैठोगे ही। पता नहीं किस कुघड़ी में
वह बात उनके मुंह से निकली। उस सोफे पर बैठ ही नहीं सके। बंबई पहुंचकर 4-5 दिन बड़े हंसते खेलते बीत गए। बेटी निहारिका और दामाद सुनील कुच्छल उन दिनों बंबई में ही थे। कभी उनके साथ, कभी मित्रों के साथ गोष्ठियां जम जाती। दिन भर तो व्यस्तता में निकल जाता, शाम को ही रिलैक्स होने का अवसर मिलता था। उस दिन बंबई में हमारे मित्र मित्तल परिवार के घर पर एक संगीत सभा का आयोजन किया गया। कांता मित्तल और उनके पति परमेश्वर मित्तल हमारे घनिष्ठ मित्रों के दायरे में आते थे। जब भी हम दिल्ली से आते और कुछ दिन बंबई रुकते तो एक आध बार गोष्ठी जम ही जाती। इधर क्योंकि बहुत दिनों से ठाकुर बहुत व्यस्त रहे थे, कोई गोष्ठी नहीं जमी थी। कांता जी स्वयं भी संगीत जानती थी और अच्छा गा लेती थी। उनके कला प्रेम के कारण उनके घर की गोष्ठियों में बड़ी रौनक रहती थी। मित्तल परिवार के बच्चों ने भी ठाकुर से कहा, अंकल बहुत दिन से कुछ जमा नहीं, अब की बार एक गोष्ठी रख ही लीजिए। और तय हुआ कि राजकमल जी को बुलाया जाए और एक शाम अच्छी बैठक हो। अच्छी खासी पारिवारिक गोष्ठी जम गई। दैनिक जागरण के संपादक नरेंद्र जी के भाई वीरेंद्र मोहन जी भी आए हुए थे। राजकमल जी ने अनेक सुंदर गीत गाकर गोष्ठी में खूब रंग जमाया। तभी ठाकुर ने राजकमल जी से फरमाइश की, राजकमल जी भारत भूषण की वह कविता गाइए, आंगन का गुलाब। इस कविता में कवि ने जीवन के 3 चरण, बचपन, जवानी और बुढ़ापे को बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया था, जिसे राजकमल जी ने मेरे ही आग्रह पर संगीतबद्ध किया था। कविता बहुत सुंदर थी और उस महफिल में गाने लायक नहीं थी, क्योंकि वहां अधिकांश किशोर वय के मित्तल परिवार के बच्चों के मित्र लड़के लड़कियां थे। मैंने सोचा वो लोग इस गंभीर कविता को क्या पसंद करेंगे, किंतु ठाकुर का आग्रह। राजकमल जी ने 2 पद गाए, बचपन और जवानी के बारे में। तीसरा बुढ़ापे वाला अंश वह भूल गए। कई बार याद करने की कोशिश की, पर वो लाइनें उन्हें याद ही नहीं आई। कांता जी को भी याद नहीं आई। तब ठाकुर ने ही याद दिलाया, कर मेरी सांसों के हिसाब, कितने भ्रम और संजोने हैं, कितने दिन और बिखरना है संबंधों के बबूल वन में। क्या होगा इन गुब्बारों का, 2-4 घड़ी का जीवन है, हारों का, बंधनवारों का। सुन मेरी सांसों के हिसाब, जिसका भी नाम लिखे अब तू, बहती जलधारा पर लिखना। अंत की 3-4 लाइनें तो ठाकुर ने बार बार दोहराई। उस समय क्या पता था कि बहती जलधारा पर सांसों का हिसाब ईश्वर को हमारे लिए ही लिखना था। दूसरे दिन फिर ये काम में उलझ गए। प्रोग्राम ये बना कि शाम को एक साथ घूमने निकलेंगे और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। शाम को 6 बजे के करीब फोन आया कि आज मैं तो चल नहीं सकूंगा, तुम निहारिका को साथ लेकर हो आओ। मेरे लिए भी 1-2 सूट का कपड़ा ले आना, ना हो तो सफारी का ले लेना। एंड मौके पर अपनी ही व्यस्तता में मग्न, इनसे मैं क्या कहूँ, सोच ही नहीं पाई थी। कर्म ही जिसके जीवन का सिद्धांत हो, उसके लिए शॉपिंग कोई महत्व नहीं रखती। मैं बेटी को लेकर इनकी पसंद की दुकान पर गई, पर ताज्जुब, हरदम कपड़े के थानों से लदी फंदी वह दुकान उस दिन एकदम खाली पड़ी थी। दुकानदार हमें जानता तो था ही, बोला साहब के लायक तो आज कुछ भी नहीं है, ऐसा करिए कि आप शुक्रवार को आ जाइए। मायूस होकर हम लौट आए। करीब 10:30 बजे ये लौटे। मैंने बताया कि आज तो पूरी दुकान है खाली थी। बोले तो इसमें क्या हो गया, खाली थी तो खाली ही सही, हम कौन शुक्रवार तक उसके लिए बैठे रहेंगे, उसके पहले ही चले जाएंगे। बेटी के घर खाना खाकर करीब 11 बजे हम लौट आए। बड़ी देर तक जागते रहे, ढेरों बातें की। कहने लगे तुम रोज कहती हो मैं जो काम करता हूँ वह दूसरों के बैनर तले करता हूँ। उनका इशारा फिल्म अनजाने लोग की तरफ था,
जो जगदीश जसनानी की संस्था देवी आर्ट्स के बैनर तले बन रही थी। कहने लगे, आज ही मैंने एक कंपनी बनाई है, अब उसी के अंतर्गत सब काम करूंगा। मैंने कहा, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि अपने मतलब के लिए आपकी संवेदना जगाकर, जी हुजूरी करके सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ठाकुर मुस्कुरा कर बोले, मैं जानता नहीं हूं क्या? ये पैदा ही हुए थे कर्म करने के लिए, सामर्थ्य से बाहर जाकर जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए। मुझे क्या पता था कि उनके स्वधर्म से उन्हें हटाने की चेष्टा मुझे कितनी महंगी पड़ेगी। उस समय उसके परिणाम की कल्पना भी मैं नहीं कर सकी थी। रात के 2 बजे हम सोए। उस रात की भोर मेरे जीवन में कोहराम मचा गई। सुबह 5 बजे इन्होंने मुझे जगाया, कहा, भीम को बुलाओ, मुझे बेचैनी और दर्द महसूस हो रहा है। इन्हें पसीना भी आ रहा था। मैंने इन्हें सीधा लिटाया और हिलने डुलने को मना किया। भीम अर्थात डॉक्टर सिंगल, जो आज बंबई के प्रसिद्ध न्यूरोफिजिशियन हैं, हमारे अंतरंग थे। बालिका ट्रस्ट से स्कॉलरशिप दिलवाकर ठाकुर ने उन्हें लंदन भिजवाया था। वह भी सदैव हमें बड़े भाई भाभी का सम्मान देते थे। मैंने तत्काल भीम को फोन किया। इस बीच बिल्डिंग में ही नीचे रहने वाले एक डॉक्टर को बुला लिया। भीम आते उसके पहले ही बॉम्बे अस्पताल के नामी फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बोर्जेस आ गए। 5:45 बजते बजते तो एम्बुलेंस भी आ गई। 6 बजे तक बंबई हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर रूम में दाखिल हो गए। दिल्ली से अमिताभ, दानू, चिंका, बेटा, बहू और पोता सभी आ गए। सभी का कलेजा मुंह को आ रहा था। अस्पताल में डॉक्टरों की भीड़ लग गई। दौरा पहली बार पड़ा था, किंतु बहुत भयानक था। एक बार कुछ चैतन्य हुए तो बोले, चिंका को बुलाओ। चिंका हमारे पौत्र का प्यार का नाम है। उसे ठाकुर प्राणों से अधिक प्यार करते थे। फिर तुरंत ही कहा, उसे रहने दो, मुझे इस दशा में देखेगा तो घबरा जाएगा। फिर दिन भर हम शीशे से झांक झांक कर ही उन्हें देखते रहे। कभी लगे कुछ सुधार हो रहा है, कभी लगे ये तो महज धोखा है। शाम ढले तक मैंने डॉक्टरों से बार बार तबीयत के बारे में पूछा। उनका एक ही जवाब था, सब कुछ कंट्रोल में है, बस 48 घंटे निकल जाएं। ये 48 घंटे कैसे बीतेंगे? दौड़ी दौड़ी महालक्ष्मी मंदिर गई, माँ से प्रार्थना की, उन्हीं का सहारा था। सुबह के 3 बजे तक सब ठीक था। मैं 2 मिनट के लिए ही कमरे से बाहर आई थी, बाथरूम तक जाने के लिए। लौटी तो कमरे के सामने भीड़ लगी थी। ये क्या हो गया? कमरे में घुसने की कोशिश की, डॉक्टरों नर्सों ने घुसने नहीं दिया। दौड़कर बेटे को बुलाया, डॉक्टर सिंगल को फोन किया। उनकी लड़की और दामाद दोनों डॉक्टर थे। रात भर अस्पताल में ही रहे, पर क्या कर सका कोई। देखते देखते सबको रोता बिलखता छोड़ ये तो अनंत में लीन हो गए थे। जिनका एक पल का वियोग सहन नहीं हो सकता था, उन्हें अब कहां देख पाऊंगी। कितना पकड़ कर रखा, पर क्या पकड़ सकी उन्हें? जो दूर रहकर भी सदैव साथ रहते थे, आज सामने दिख रहे हैं, पर कितनी दूर चले गए हैं। भूल गए उस क्षण सब बुद्धि, कौशल, आत्मज्ञान। रह गए केवल आंसू, अनवरत बहते आंसू। उस क्षण बस ऐसा लगा मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। संगीत के वह लय जिसे हमने साथ साथ सुना था, फूलों की वह मादक सुगंध जिसे हमने एक साथ अपने प्राणों में समोया था, कविता की वो छंद जिन्होंने हमारे चारों ओर इंद्रधनुषी संसार की रचना की थी, सब लुप्त हो गए, खो गए असीम अंधकार में। अनंत की ओर बढ़ती उस महायात्रा के दिन अंतिम प्रणाम कर जब सिर उठाया, तब उस मोह भंग की स्थिति में भी ऐसा लगा जैसे विशालकाय
पृथ्वी से गगन की ऊंचाई को छूता हुआ भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप सामने अवतरित है। मैं तो देवी की उपासक थी। भागवत स्वरूप की एक कैसी कृपा मुझ पर हुई। शायद जाते जाते ये मुझे उन्हीं संसार के पालनकर्ता और रक्षक विष्णु भगवान को सौंप गए। अब से वही मेरे आराध्य होंगे। एक बहुत बड़े शौक से गुजरने के बाद मेरी सोचने की, कुछ महसूस करने की शक्ति ही खो गई। लगता वो लम्हे, वो दिन, वो महीने वर्ष जैसे स्मृति पटल से पुंछ हो गए हों। उन दिनों कौन आया कौन नहीं, किससे मिली किससे नहीं, क्या बातें हुई क्या नहीं, कुछ याद नहीं। जैसे एक समाधि की स्थिति में ईश्वर ने मुझे पहुंचा दिया हो, जिसमें बाहर क्या हो रहा था, आसपास क्या घट रहा था, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। बस एक दर्द की अमंगल छाया में मैं जी रही थी। काम सारे हुए होंगे, मैंने ही किए होंगे, किंतु मशीनवत ही किए गए होंगे।